So we are going to discuss MCQ number 20 in the MCQ series. So question number 20 is given that which of the following metals can displace hydrogen from the aqueous solution of sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन आप लोगों को गिवन है दैट इज NaOH. इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. हमसे पूछा है कि इन चारों मेटल्स में से मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, इन चारों में से कौन एक मेटल यहाँ से किस चीज़ को डिस्प्लेस करने वाला है, मेटल को, इनमें से कौन सी मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने वाली है, कि हाइड्रोजन यहाँ से कौन सी मेटल डिस्प्लेस करेगी. तो बेसिकली अब आप लोगों के पास चार ऑप्शन है. नंबर 1 इज मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर. अब जब कभी भी हम हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं किसी अल्कली सॉल्यूशन में से या किसी मेटल की रिएक्शन के साथ किसी एसिड में से, तो हमें देखनी होती है वहाँ पे रिएक्टिविटी, कि कौन सी मेटल हाईएस्ट रिएक्टिव है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है, या अल्कली सॉल्यूशन में से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस करेगी. तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैग्नीशियम, कॉपर और सिल्वर की, तो NaOH के सॉल्यूशन में अगर हम मैग्नीशियम को डाल दें तो मैग्नीशियम क्या नहीं करेगा, सोडियम और O के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये अल्कली मेटल है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं. यहाँ पर टेंडेंसी केवल एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, जबकि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की है. तो सेम नेचर के ये काम नहीं करेंगे. सिमिलरली कॉपर की मैं बात करता हूँ तो कॉपर के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा. यानी ये भी स्ट्रॉन्ग मेटल के अंदर कंसिडर होते हैं और सोडियम भी स्ट्रॉन्ग मेटल के अंदर कंसिडर होता है. दूसरी चीज़, अगर हम इनमें से कोई एक चीज़ डालते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर या सिल्वर को मैं डालता हूँ, तो सिल्वर तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे बैठा हुआ है. और हाइड्रोजन से नीचे बैठे होने की वजह से इसको हम नेटिव मेटल बोलते हैं, नोबल मेटल्स बोलते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देते, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है. मैग्नीशियम और कॉपर के साथ प्रॉब्लम यहाँ है कि ये हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, तो ये सोडियम को ही डिस्प्लेस कर देंगे. ये हाइड्रोजन को निकालने की जगह रिएक्शन में से किसको निकाल देंगे, सोडियम को बाहर निकाल देंगे ड्यू टू देयर हाईएस्ट रिएक्टिविटी. अब बचा हमारे पास कौन, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम कैसा होता है, एम्फोटेरिक मेटल होता है. एम्फोटेरिक मेटल का काम होता है रिएक्शन में जहाँ ज़रूरत पड़ी एसिडिक बिहेवियर शो करना, जहाँ ज़रूरत पड़ी बेसिक बिहेवियर शो करना. सो एल्यूमिनियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, कि एल्यूमिनियम ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो सोडियम को डिस्प्लेस करने की जगह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से. अदरवाइज मैग्नीशियम और कॉपर दोनों ही सोडियम को डिस्प्लेस करेंगे और हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड है वो बेकार हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21 इज विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स. तो मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. सबसे पहले हमने कंसीडर किया मेटल को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्बोनेट हो गया MCO3. ये कौन सी वाली हो गई, ये बेसिकली मेटल जब कार्बोनेट बनाएगी अपना, तो कौन से टाइप का फॉर्मूला बनने वाला है वो चीज़ हमें ध्यान देनी है. अगर हमारी मेटल होगी अल्कली मेटल, तो ये फॉर्मूला होगा M2CO3 अगर फर्स्ट ग्रुप की मेटल है, और अगर सेकंड ग्रुप की मेटल है तो फॉर्मूला होगा MCO3. तो अब हमारे पास 2 कार्बोनेट्स हैं, 2 फॉर्मूले हैं कार्बोनेट्स के. हमें पता लगाना है कि विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट. अब मेटल कार्बोनेट चाहे आपका ये हो चाहे आपका ये हो, जब कभी भी इसके साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनेट अपने अंदर से कौन सी गैस इवोल्यूट करता है, CO2 गैस इवोल्यूट करता है. इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दी कार्बोनेट्स. कहीं पर भी अगर कार्बोनेट दिखाई दे और वहाँ पर कोई हीटिंग का प्रोसेस हो रहा हो या एसिड्स के साथ रिएक्शन हो रही हो, तो इवोल्यूशन हमेशा किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का. क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है कि एसिटिक एसिड वॉज एडिड टू अ सॉलिड. वो सॉलिड है X जिसको हमने रिप्रेजेंट किया. बेसिकली एक हमने एसिटिक एसिड को ऐड कराया एक सॉलिड X के साथ, तो हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं. रिएक्शन हमारे पास आ गई CH3COOH. इस पे हमने एक सॉलिड डाल दिया जो कि X से रिप्रेजेंट किया गया है. अ कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस वॉज इवॉल्व्ड. यहाँ से एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस बाहर निकली है थ्रू लाइम वाटर विच टर्न मिल्की. अब जो ये गैस है इसको पास कराया गया है लाइम वाटर के ऊपर. जैसे ही लाइम वाटर पे उस पास कराया तो ये कैसा कर देता है, इसको मिल्की कर देता है. मीडियम कैसा हो गया, पूरा का पूरा मिल्की हो गया. तो अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि सॉलिड X इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. सेकंड ऑप्शन हमारे पास है सॉलिड X इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड.
थर्ड ऑप्शन है सॉलिड एक्सिस सोडियम एसीटेट एंड द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ ऑप्शन है सॉलिड एक्सिस सोडियम क्लोराइड एंड द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है चारों ही ऑप्शंस में कि गैस जो इवॉल्व हो रही है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक आंसर तो मुझे पता चल ही गया कि वो जो गैस बाहर निकली है जो कि कलरलेस है और ऑर्डरलेस है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर पे हम पास कराते हैं, CaO पे हम पास कराते हैं इसके एक्वस सॉल्यूशन पे, तो ये उसको क्या कर देती है, मिल्की कर देती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देती है जो कि स्लेट लाइम कहलाता है। बेसिकली यहाँ से CO2 और CaO, यहाँ से मुझे एक चीज़ मिल गई है गैसियस फेज की, जो गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे ये पता लगाना है केवल कि एक्स क्या होगा। एक्स का पता लगाने के लिए हम बारी बारी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH के साथ फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग NaOH की रिएक्शन करा दूँ तो क्या बनने वाला है। यहाँ पर हम क्या चीज़ देखेंगे कि इसका हाइड्रोजन और इसका OH निगेटिव आयन, क्योंकि एसिटिक एसिड में से H पॉजिटिव निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH निगेटिव निकलेगा, तो ये मिलकर के बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह, क्योंकि सोडियम हाईएस्ट रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, तो COONA बन जाएगा। इसका नाम हुआ सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट जैसी कोई भी चीज़ हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 तो इसका आंसर नहीं है। सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड में सेम मैंने यही काम किया कि CH3COOH और रिएक्शन करा दी किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो इस CO3 में से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि CO2 तो बाहर आएगी ही आएगी, क्योंकि कार्बोनेट हमेशा इवोल्यूशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। थर्ड ऑप्शन में भी कार्बोनेट नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में भी कार्बोनेट नहीं है, इसीलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अब जब कार्बोनेट यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो बेसिकली हमारे पास जो एक्स जो हम आइडेंटिफाई करना था वो तो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है, प्रोडक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा सोडियम रिएक्शन करेगा इस एसीटेट के साथ और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रिएक्शन करेंगे और बना लेंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो बेसिकली इसके टोटल 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन देने वाले हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार बाहर निकलेगी, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और साथ के साथ यहाँ से निकल जाएगा 2CH3COONA सोडियम एसीटेट। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब आपकी कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जाता है तो हमारे पास क्या बनने वाला है। तो बेसिकली ये हो गया आपके पास लाइम वाटर CaO, इसका एक्वस सॉल्यूशन यहाँ हम एक्वस लिखेंगे तो ये लाइम वाटर बन जाएगा। इस पर मैंने पास कराई है CO2, तो कुछ नहीं होगा, कंबाइन हो जाएंगे सीधे सीधे, जैसे ही कंबाइन होंगे तो बनेगा CaCO3, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये जो एग शेल्स होती हैं बेसिकली कार्बोनेट की बनी होती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर से क्या कौन सी गैस बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी। अब बेसिकली वो लाइम वाटर को मिल्की भी करती है, तो ये यहाँ से भी पता चल रहा है कि लाइम वाटर को मिल्की करने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन कंटेन्स, जो बेसिकली सॉल्यूशन है जिसने रिएक्ट करा था एग शेल्स के साथ वो कौन सा सॉल्यूशन होगा ये हमें बताना है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ सोडियम क्लोराइड LiCl और KCl ये सारे के सारे क्या है, मेटल के क्लोराइड्स हैं, यानी कि ये सब सोल्ट्स हैं। जबकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन रिएक्शन करवा रहा है सोल्ट रिएक्शन करके कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालेगा। कौन होगा वो जो कार्बोनेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, वो होगा कोई एसिड, और एसिड कौन है यहाँ पे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हमें हमेशा ये आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन को अकर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रिएजेंट कौन है। तो यहाँ पे जो एक्सेल्स हैं वो बेसिकली कार्बोनेट की बनी थी और कार्बोनेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ रही है क्योंकि ये लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। यहाँ से मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एसिड ही ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बोनेटेड कंपाउंड्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 25 इज गिवन दैट CuO प्लस एक्स गिव CuSO4 प्लस H2O। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या होने वाला है, एक्स का आइडेंटिफिकेशन हमें करना है। तो बेसिकली ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है जो कि बेसिक होगा नेचर में। इसमें हमें एक्स के साथ रिएक्शन करानी है और CuSO4 बनेगा। अब देखो CuSO4 के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, कौन से ऑप्शन में हमें सल्फेट दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 दो ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं जिनमें सल्फेट की प्रेजेंस है। लेकिन कॉपर ऑक्साइड अगर कॉपर सल्फेट से ही रिएक्शन करेगा तो वापस से क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड ही बन जाएगा, क्योंकि ये वाला सल्फेट कॉपर के साथ चला गया। अगर मान लिया हमने तो ये कॉपर सल्फेट हुआ, तो एक कॉपर और एक ऑक्सीजन बचेगा,
जो कि वापस से क्या बनाएगा, CuO बनाएगा, ना कि वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन 1 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। जब हम H2SO4 की रिएक्शन यहाँ कराएंगे तो बेसिकली CuO प्लस H2SO4, तो बच्चों ये बन गया H2O, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और CuSO4 सेपरेट हो गया। तो ये रिएक्शन का, ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन एन ऑक्साइड ऑफ अ नॉन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। एसिड बनेगा, बेस बनेगा, सॉल्ट बनेगा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या चीज़ है हमारे पास, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड नेचर में होता है एसिडिक। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो नेचर में होते हैं बेसिक, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी से रिएक्शन कराएंगे तो वो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा। जब इसकी नेचर एसिडिक है तो पानी में जाने के बाद उस पानी को भी वो क्या करेगा, एसिडिक करेगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक लाइम। इनमें से कौन क्विक लाइम है। तो बहुत सिंपल है, ये सभी बच्चों को याद होता है कि 27 में जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट होगा इसका, क्योंकि क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। देन क्वेश्चन नंबर 28 इज गिवन दैट विच एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। कौन से एसिड जो हैं वो कोरोसिव ज़्यादा हैं नेचर में। तो अब ऑप्शन में हमें मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स दिए हुए हैं, यानी कि एक तो वो हैं जो हमारे फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक वो हैं जो लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए जाते हैं। तो बेसिकली एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड ये हमारे नॉर्मल खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फूड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये पूरा का पूरा पेयर में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो तो कोरोसिव नेचर का है, लेकिन एसिटिक एसिड नहीं है। थर्ड पेयर हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों मिनरल एसिड्स हैं जिनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं और ये नेचर में कोरोसिव भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन 3 होगा वो करेक्ट होगा। चलते हैं आगे। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन नंबर 23 को हम रिपीट कर लें कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। जब आप CO2 को लाइम वाटर पे पास कराते हो, CaO के एक्वस सॉल्यूशन पे पास कराते हो, तो बनने वाली चीज़ जो होगी वो क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मिल्कीनेस जो आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से आती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को लेकर के। देन क्वेश्चन नंबर 29 इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन डज नॉट गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और इन चारों में से कौन हमें एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे। तो अब हमें ये देखना है कि ये सारे के सारे एसिड्स हैं एक तरीके से, लेकिन एसिड्स जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। केवल हमारे पास एक इथाइल अल्कोहल ऐसा ऑप्शन है जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ नहीं करेगा एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के, क्योंकि इथाइल अल्कोहल के अंदर टेंडेंसी होती है रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने की। कई बार ये H पॉजिटिव भी रिलीज़ करता है, कई बार ये OH नेगेटिव भी रिलीज़ करता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ नहीं करेगा। क्या निकालेगा अपने अंदर से, OH नेगेटिव आयन निकालेगा। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड भी H पॉजिटिव आयन देता है, एसिटिक एसिड भी H पॉजिटिव आयन देता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी H पॉजिटिव आयन देता है। तो बेसिकली सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर बेसिसिटी की बात करूँ, क्योंकि एसिड्स हैं सारे, तो इनकी बेसिसिटी कितनी रहने वाली है वो देखते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2, यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1, यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी हो गई 3। इसके लिए कोई बेसिसिटी नहीं होगी क्योंकि ये बेसिकली हाइड्रोजन नहीं देगा, OH आयन देगा। क्वेश्चन नंबर 30 इज गिवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। नंबर 1 इज कार्बन डाइसल्फाइड जिसका फॉर्मूला है CS2। नंबर 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है NH4OH। नंबर 3 सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला है NaCl। नंबर 4 वाटर H2O। तो क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो बच्चों देखो, कार्बन डाइसल्फाइड एक गैस होती है, इसको इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं करते हम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेचर में ही वीक है। पानी अपने आप में एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट होता है जो यूनिवर्सल इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इसके अंदर पड़ने वाली हर चीज़ को ये क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है। लास्ट ऑप्शन अब हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर 3 सोडियम क्लोराइड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से
प्रिपेयर होता है, इसीलिए नेचर में भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो NaCl कैन बी यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 31 इज गिवन कि So question number 31 is when sodium chloride reacts with sulfuric acid, a gas is evolved. Which gas dense white fumes with ammonia? Which gas is evolved? हमें गैस का पता लगाना है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हो रही है, तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। NaCl इज सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, तो बेसिकली ये रिएक्शन को हम अपने अकॉर्डिंगली लिखेंगे कि जो H है वो Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं HCl, और सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2 देन SO4। अब जो ये बेसिकली Na2SO4 है, Na2SO4, यहाँ से हमें जो गैस मिल रही है दैट इज़ HCl। HCl हमें गैसियस फॉर्म में मिलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। तो ऑप्शन इसका 1 जो होगा वो करेक्ट होगा कि जब हम सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ से एक गैस निकलती है जिसका नाम है HCl, और फ्यूम्स का मतलब होता है इसकी वेपर्स फॉर्म का निकलना। जैसे ही एक मेटल की रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ तो वहाँ से फ्यूम्स यानी कि उसकी वेपर्स बाहर निकलेंगी। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सारे में एक धुआं टाइप यानी कि फ्यूम्स, धुआं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन करने वाला हो जाता है, लेकिन जो फ्यूम्स होती हैं वो तब तक इरिटेशन नहीं करती जब तक कि वो सब्सटेंस बबल्स होती है एफरवेसेंस, और फ्यूम्स होती हैं अलग चीज़। जब बुदबुदाहट होगी इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे पानी बॉईल हो जाता है तो बबल्स टाइप चीज़ें बनती हैं, तो वो कहलाती है हमारी एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस उसको हम बोलते हैं। लेकिन जब वेपर्स टाइप बाहर निकलेगा तो उसको हम बोलते हैं फ्यूम्स, यानी HCl एसिड की फ्यूम्स का बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 32 इज गिवन फॉर डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड वी शुड ऐड। अगर मेरे पास कोई कंसनट्रेटेड एसिड हो और मुझे उसको डाइल्यूट फॉर्म में चेंज करना हो, डाइल्यूशन करना हो, तो मैं क्या करूँगा? वाटर को एसिड में डालूंगा, या एसिड को वाटर में डालूंगा, या पहले वाटर डालूंगा एसिड में उसके बाद फिर और एसिड डाल दूंगा, या ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन 2 दोनों करेक्ट हैं। तो लास्ट मैंने बताया था क्लास में कि हम कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालते, क्योंकि अगर पानी को एसिड में डाला तो रिएक्शन हो जाएगी एक्सप्लोजिव नेचर की, रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक हो जाएगी, उसको कंट्रोल कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम उल्टा करते हैं कि एसिड में धीरे धीरे क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हमेशा ही एसिड के अंदर हम पानी मिलाएंगे, यानी ये अगर एसिड का एक बीकर है तो हम इसमें पानी मिला सकते हैं। यहाँ से एक्सोथर्मिक प्रोसेस लेस होगा, बहुत कम होगा, और हमारा एसिड डाइल्यूट भी हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जो आयंस की कंसंट्रेशन है उनको ज़्यादा कर दो, यानी अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो वीक हो जाएगा अगर मैं उसमें डाइल्यूशन बढ़ा दूं, यानी मैं उसमें पानी बढ़ा दूं। तो डाइल्यूशन का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ा देना। सो क्वेश्चन नंबर 33 इज गिवन अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर रहा है, तो ब्लू टू रेड कन्वर्ट करने वाली जो चीज़ें होती हैं बेसिकली एसिड्स होते हैं। एसिड का काम होता है टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज़ प्रोबेबली, तो हमें उसकी पीएच को आइडेंटिफाई करना है कि इसकी पीएच क्या रहने वाली है। तो बच्चों एसिड और बेस की पीएच क्या होती है? एक तो हमारे पास मिड रेंज होती है पीएच की, दैट इज़ 7। 7 पर कोई भी सब्सटेंस कैसा होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है, ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। जब हम 7 से 14 तक जाते हैं तो नेचर हो जाती है बेसिक, यानी कि यहाँ पर सारे बेस की पीएच प्रेजेंट है। और जब हम 0 तक जाते हैं 7 से, तो वो इसका मतलब है कि एसिड्स की पीएच प्रेजेंट है। तो जो पीएच है किसी एसिड की, कैसे पता चल रहा है मुझे कि यहाँ पे एसिड इसका आंसर होगा? क्योंकि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, और एसिड ही ब्लू लिटमस टू रेड कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब है जो पीएच रेंज होगी ना तो 8 हो सकती, ना 10 हो सकती, ना 12 हो सकती। इसका मतलब है ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो पीएच रेंज यहाँ पर कितनी होगी? 6 होगी। क्वेश्चन नंबर 34 में गिवन है कि व्हेन बिटन बाय एन एंट द स्टिंग कॉजेज इरिटेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब जो चींटी होती है उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। इसका नाम है मिथेनोइक एसिड, और मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों HCOOH।
दैट इज़ द मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड को कॉमन नेम जब हम बोलते हैं तो इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। लेबोरेटरी के अंदर इसका नाम हम बुलाते हैं इसको फॉर्मिक एसिड। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों को याद रखना है, नेटल स्टिंग और एंट स्टिंग इन दोनों के अंदर ही मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें ईचिंग होनी शुरू हो जाती है, इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। जिस बॉडी पार्ट पर चींटी काटेगी वहाँ से वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है और रेड हो जाता है, तो वो बेसिकली मिथेनोइक एसिड की वजह से होता है। अब मिथेनोइक एसिड पे अगर हम किसी मेटल की रिएक्शन करा दें, यानी हम जनरली आयरन को रब करते हैं हमारी स्किन के ऊपर, तो बेसिकली वो जो एसिड है वो उसकी एक्टिविटी डाउन पड़ जाती है अगर उसके सामने कोई मेटल आता है, मेटल से रिएक्शन कराई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें हमें मैचिंग चेक करनी है कि टोमेटो में एसिड ऑक्जेलिक प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम बात करें एंटीस्टिंग में तो सिट्रिक एसिड कैसे हो जाएगा, ये सोर थोड़ी ना होता है, मिथेनोइक एसिड होता है एंटीस्टिंग में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। बाकी के ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। टू सॉल्यूशंस ए एंड बी वर फाउंड टू हैव पीएच वैल्यू ऑफ 6 and 8। ए की पीएच हमारे पास 6 है, बी की पीएच हमारे पास 8 है। इसका मतलब ये वाला भी एसिड है और ये वाला बेस है। ये एसिड हो गया जो कि वीक एसिड होगा, और ये वाला बेस होगा जो कि एक कैसा बेस कंसीडर किया जाएगा, वीक बेस कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 14 की तरफ जाते हुए पीएच रेंज बढ़ती है फॉर बेस और वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में कंसीडर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है, द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन बी इज हायर देन दैट ऑफ ए। क्या बी की एसिड स्ट्रेंथ ए वाली एसिड स्ट्रेंथ से ज़्यादा है? तो ये गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि बी तो बेस है। ऑप्शन 2 इज ए इज एन एसिड एंड बी इज अ बेस। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है कि ए वाला जो था जिसकी पीएच रेंज 6 है वो एक एसिड होगा। ऑप्शन बी जिसकी पीएच रेंज 8 है वो एक बेस होगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें थर्ड और फोर्थ की, तो इसमें दे रखा है बोथ आर एसिडिक और बोथ आर बेसिक। तो दोनों बातें गलत होंगी, क्योंकि इनमें से एक एसिड है और इनमें से एक बेस है। तो बेसिकली ये थे क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 36 तक के एमसीक्यूज़। बाकी के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।